रुबैया सईद अगवा केस में सीबीआई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट मोनिका कोहली ने कहा कि रुबैया सईद की तरफ से मुल्जिमान की शिनाख्त एक अहम पेशरफ्त है। रुबैया ने यासीन मलिक समेत 3 दीगर मुल्जिमान की शिनाख्त की है। मोनिका कोहली ने बताया कि यासीन मलिक इस केस की अगली समाअत में पेश हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं एडवोकेट मोनिका कोहली, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इस केस में, जो कि यासीन मलिक का है और जिसमें खासकर जो आज केस चला है सीबीआई कोर्ट में, टाडा कोर्ट में, रुबैया सईद का किडनैपिंग केस जो चला है आज, उसमें ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है सीबीआई की तरफ से। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या रहा दिन भर का, जो अगर हम देखा जो है इसका आज का कार्रवाई का, तो क्या है इसमें खास क्या रहा? आज की कार्रवाई ये कि आज हमारी विटनेस बुलाई गई थी रुबैया सैयद। उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी, उनका एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड हुआ और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट डिपोज की बिफोर द कोर्ट। तो क्या आपकी तरफ से, क्या सीबीआई की तरफ से क्या रहा और उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया यासीन मलिक को? जी, उन्होंने बिल्कुल आइडेंटिफाई किया यासीन मलिक को और उन्होंने यासीन मलिक के साथ 3 और लोगों को आइडेंटिफाई किया। जी, तो आपने जो दलीलें दी, आपने क्या कहा, क्या कब तारीख रखी गई? जो 23 को तो तारीख है, तो उसमें क्या उनको भी रुबैया सईद को दोबारा बुलाया गया? जी, उनको दोबारा, क्योंकि अब उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो फिर कोर्ट की टाइमिंग आपने तो सुबह से देखा ही 10 बजे से शुरू हुआ था, तो 4:30 बजे तक तो कोर्ट में ही थे, तो इस वजह से अब नेक्स्ट डेट पे उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। हालांकि क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया था, बट लेकिन अब फर्दर होगा। यासीन मलिक ने कुछ दिन पहले जब ये हियरिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस केस में भी और आईएफ केस जो है किलिंग केस, उसमें दोनों में यहाँ पे इन पर्सन हाजिर होना चाहता हूँ, और रुबैया सईद खासकर इस किडनैपिंग केस में मैं इन पर्सन उनके साथ जरा करना चाहता हूँ। तो उस पर कोर्ट ने क्या कहा, क्या अगली तारीख में वो आएंगे? देखिए, कोर्ट में उन्होंने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट को बोला है कि क्योंकि मेरे पास कोई वकील मैंने अपना नहीं रखा है, मैं अपना क्रॉस एग्जामिनेशन खुद करना चाहता हूं। और पिछली डेट पे आईएफ वाले केस में भी उसने ये बोला और आज उसने इस केस में भी बोला यही कि मैं खुद अपने केस में क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूं। तो लिहाजा उसके लिए कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए हैं। अब देखते हैं कि यासीन मलिक और उसने कुछ बोला कि मैंने कुछ गवर्नमेंट के सामने हमारी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ उसने स्टेटमेंट अपनी दी है, तो अब लेट्स सी कोर्ट मतलब वो आएगा क्या है, वो दैट आई कैन नॉट कमेंट राइट। तो आपको लगता है कि अब इसमें जल्द से जल्द ये कार्रवाई खत्म होगी, मतलब जस्टिस मिलेगा? और इतने सालों से ये लंबित केस है आईएफ केस में भी, और आपको लगता है कि जल्द से जल्द होगा? डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा। अब इतना अब ट्रायल स्टार्ट हो चुका है और चल रहा है, रेगुलर हियरिंग्स हो रही हैं, तो डेफिनेटली होगा। न्यूज़ 18 से बात करेंगे। तो ये थी मोनिका कोहली, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है सीबीआई की तरफ से इस केस में, जो रुबैया सईद केस किडनैपिंग केस है। इनका कहना है कि 23 तारीख को जो नेक्स्ट हियरिंग है 23 अगस्त को, उसके बाद लगातार केस की हियरिंग चलती रहेगी और उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस केस में भी जो फाइनल वर्डिक्ट है वो इस केस में भी बहुत जल्द आएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू की सीबीआई अदालत में आज रुबैया सईद अगवा केस की समाअत हुई। सवाल जवाब और दोनों फरीकों की जर्राह के बाद सुनवाई खत्म होगी। इस मामले पर आइंदा समाअत अब 23 अगस्त को होगी। रुबैया सईद के कानूनी मुशीर एडवोकेट अनिल सेठी ने बताया कि रुबैया सईद ने अपने अगवाकारों यानी यासीन मलिक समेत 4 मुल्जिमान की शिनाख्त कर ली है। उन्होंने बताया कि यासीन मलिक भी दिल्ली की तिहाड़ जेल से वीडियो लिंक के जरिए समाअत में शामिल किए गए थे। एडवोकेट अनिल सेठी का कहना है कि रुबैया सईद 23 अगस्त को जरूर हाजिर रहेंगी अदालत में, बशर्ते कि यासीन मलिक को भी उस दिन अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। हम अपने नाज़रीन को बता दें कि ये पहला मौका है जब रुबैया सईद अदालत में पेश हुई हैं और उन्होंने अपने अगवा केस में यासीन मलिक और दीगर 4 अगवाकारों की निशानदेही की है। हमारे साथ इस वक्त हैं एडवोकेट अनिल सेठी साहब, जो कि लीगली असिस्ट कर रहे हैं रुबैया सईद जी को, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी है। सर, अगर हम आज की बात करें तो किस तरह केस चला? आज दिन भर क्वेश्चनिंग रही, क्रॉस एग्जामिनेशन हुए, हमने देखा यासीन मलिक साहब भी जुड़े हुए थे। किस तरह का दिन का रहा आज? स्टेटमेंट हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, शी स्टूड बाय हर। उन्होंने अपनी जो उन्होंने पहले सीबीआई को बयान दिए थे उस पर कायम रही, आइडेंटिफिकेशन की बात पे कायम रही। उसके बाद जब जिरा की बात आई तो थोड़ी देर जिरा करने के बाद असलम गोनी सीनियर एडवोकेट साहब ने कहा कि वो जिरा की मजीद तैयारी करने के लिए, मजीद सवाल तैयार करने के लिए थोड़ा टाइम चाहते हैं। कोर्ट ने कहा ठीक है, आप टाइम ले लीजिए 23 अगस्त को दोबारा। उधर से यासीन मलिक साहब ने कहा कि मुझे आना है
मुझे पर्सनली आगे जिरा करनी है उनको। उनके जज साहब ने शायद आई कांट से दूसरे केस में प्रोटेक्शन वारंट निकाले हैं। अगर उनको लाया जाता है 21 या 22 को, फिर इनको भी मिला लेंगे। तो इन्होंने जो मैडम ने सभी को आइडेंटिफाई किया। सभी को आइडेंटिफाई किया। तो जो यासीन मलिक ये कह रहे थे कि मुझे भी यहाँ पे आना है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ पे आते तभी ये आएंगे यहाँ पे, क्योंकि चेन्नई से अभी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं ना होगी। अगर यासीन मलिक नहीं आते तो उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन के बहाने फिर आगे डेट पड़ जाएगी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि क्रॉस एग्जामिनेशन अगर खत्म होनी है तो अगली डेट पे खत्म हो जाए। दिस इज ओनली डिपेंड अपॉन यासीन मलिक फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर वो नहीं लाते हैं उसको, फिर आगे डेट ही पड़नी है, नो पॉइंट। तो अभी हम ये माने कि आज जो हुआ है रूबिया सईद आगे भी आ सकती है, प्रोवाइडेड कि 95% of the statement is complete, only 5% is left. That too cross examination part to be done by Mr. Goni and Mr. Yasin Malik in case he is brought down. गोनी साहब ने क्या कहा आपने उनकी I can't डिफेंस? say. ठीक है। तो ये थे एडवोकेट अनिल सेठी साहब जो कि लीगली असिस्ट कर रहे हैं रूबिया सईद को। रूबिया सईद किडनैपिंग केस में उनको वो असिस्ट कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि अब 23 अगस्त को अगली जो हियरिंग है उसमें रूबिया सईद आ सकती है, चेन्नई से वो यहाँ पे आ सकती है, प्रोवाइडेड अगर यासीन मलिक भी यहाँ पे उनको लाया जाता है और इन पर्सन वो यहाँ पे आते तभी वो यहाँ पे आएगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मौसमी खराबी और मुसलसल बारिशों की वजह से गुज़िश्ता रोज अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहने के बाद आज दोबारा बहाल कर दी गई और इस सिलसिले में यात्रियों का एक और जत्था पहलगाम की नुरमन यात्रा बेस कैंप से मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ। अगरचे यात्रा के मुख्तलिफ पड़ाव पर आज वक्फे से बारिश होती रही, ताहम इसके बावजूद भी यात्रा का सिलसिला जारी रहा। इस तरह से अब तक 1.5 लाख के करीब यात्रियों ने मुक़द्दस अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए। यात्रियों ने इंतजामात पर काफ़ी खुशी का इजहार किया। यात्रा के लिए निकल चुके हैं सर, बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है सब लोगों में और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं रास्ते में। पहले मैं 3 बार जा चुका हूँ और ये मेरा चौथी बार है। वो भोले बाबा की हम पे बहुत कृपा है जो हम इस बार भी जा रहे हैं। यही प्रार्थना करते हैं उनसे कि हमें इस बार भी उनके आशीष से दर्शन हो। जैसे हमें पता चला कि वहाँ पे क्लोर वर्ष हुआ है तब भी हमें उत्साह की कोई कमी नहीं आई, तभी हम पूरे जोश और होश में जा रहे हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आया हूँ मैं भोले बाबा का दर्शन करने। बम बम भोले, बहुत अच्छी व्यवस्था है, यात्रा खुल गई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि जब तक आम लोग नहीं उठेंगे तब तक कश्मीर में कत्ल गारत गिरी बंद नहीं होगी। बुखारी ASI मुश्ताक अहमद के कत्ल का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कातिल और मकतूल दोनों कश्मीरी हैं। बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं और ऐसे अनासर को अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बुखारी का कहना है कि LG इंतजामिया के पास अवामी मैंडेट नहीं है, इसलिए इलेक्शन जल्द कराया जाए। श्रीनगर में पार्टी के हेडक्वार्टर में एक तकरीब के दौरान बुखारी न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे और इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के DDC मेंबर कैसर गनाई ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अनफॉर्चुनेट हमला था वो अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उसको जगह दे दे मुश्ताक साहब को, जो शहीद उस दिन हुए। बेचारा पहले भी सफ़र किया था उसने और आज वो खुद उसका शिकार हुआ। बदकिस्मती की बात है कि हम हमेशा कहते हैं कब तक कश्मीरी मरते रहेंगे। मरने वाला पुलिस वाला हो या आम हो वो कश्मीरी होता है और बदकिस्मती से मारने वाला भी कश्मीरी होता है। जब तक ना हम लोग खड़े हो जाएं ये सब कुछ नहीं रुकेगा। पिछले 72 साल से ऐसे एलिमेंट्स रहे हैं जो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए। जो इस वक्त की सरकार है उनको चौकन्ना रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, बिगेस्ट स्टेक होल्डर अमन अमान के लोग होते हैं और लोग तो अमन चाहते हैं, इसलिए अल्लाह के फजल से किसी को इजाज़त उस पैमाने पे अमन अमान खराब करने के लोग नहीं देंगे। लेकिन ये तो ऐसी एक दो वारदात तो होती जाएंगी। हम तो कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो दिल्ली वालों को लगता है ये फेवर है। वो दिल्ली वालों, ये कौन सा फेवर है? ये तो हमारा आईनी हक है। क्या करते हो? हम अगर हमें डिक्टेटरशिप ही चाहिए होती थी फिर हम 47 में गए होते ना, तो हम तो डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ गए हैं एंड दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कोई हम पे एहसान नहीं करने वाले हैं, वो ये कोई एहसान नहीं है। लेकिन ठीक है, बहरहाल ये उन्हीं लीडरों की गलतियों का खमियाजा हम उठा रहे हैं जिन्होंने उनको यहाँ लाया, दावत दी और आज इनको मज़ा आ गया है। 4 साल बैक डोर से कंट्रोल कर रहे हैं।
इसमें कोई अवामी लोग शामिल नहीं है। दिस इज़ अ गवर्नमेंट माइनस पीपल, सो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग जो लोगों के हित में हो। बेचारा एलजी साहब अकेला कितना करेगा, एक पॉलिटिशियन कितना करेगा। अब हम कहते हैं उनको, जैसे आज आपने देखा वो हमारे अकाउंट असिस्टेंट बच्चे हैं सड़कों पे, कि उनकी क्या गलती है? अगर किसी ने चोरी की, किसी ने फ्रॉड की, उनको पकड़ के जेल भर लो ना, सबका लिस्ट क्यों कैंसिल कर रहे हो? ये गरीबों के कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियों की फंडिंग के लिए अब पाकिस्तान में मुकीम अलहदगी पसंदों और मिलिटेंटों की आबाई जायदादें फरोख्त की जा रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलिटेंसी की फंडिंग के इस नेटवर्क का इंकिशाफ कर दिया है। इस मामले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एहलकार और अफसरान के किरदार की जांच हो रही है। सिक्योरिटी माहिरीन का मानना है कि क्योंकि मिलिटेंटों की फंडिंग के दीगर जराए बंद कर दिए गए हैं, इसलिए वो दूसरे तरीके अपनाने पर मजबूर हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि एनआईए ऐसे मॉड्यूल की सही तरीके से जांच करे। देखिए रिपोर्ट। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आला जराये के मुताबिक मिलिटेंसी की फंडिंग के एक बड़े पैटर्न का इंकिशाफ हुआ है। मकबूजा कश्मीर में मुकीम हो चुके मिलिटेंटों और कमांडरों की आबाई जायदादें बेची जा रही हैं और हासिल होने वाली रकम मिलिटेंटों की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जराये के मुताबिक ये मॉड्यूल एक दहाई से सरगर्म है। चूंकि फंडिंग के दीगर तमाम जराये बंद हो चुके हैं, इसलिए अब ये तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है। ये पता चला है कि जम्मू कश्मीर में वाक़ई जायदादों, जमीन और तामीर शुदा ढांचों की फरोख्त से हासिल की गई रकम यहाँ काम करने वाली मिलिटेंट तंजीमों को दी जाती है और पाकिस्तानी करेंसी में मसावी रकम इन मिलिटेंट तंजीमों के नुमाइंदों की तरफ से जम्मू कश्मीर के मकामी मिलिटेंटों को फराहम की जाती है। इस ज़मन में दर्जनों ऐसी जायदादों की निशानदही की जा चुकी है जो कि गुज़िश्ता दहाई में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त और तब्दील की गई है। ऐसी मजीद इमलाक की निशानदही के लिए मशक़ें की जा रही हैं ताकि उन्हें जब्त या कुर्क किया जा सके। हुकूमत ने ऐसी किसी भी गैर मनकूला जायदाद की फरोख्त और म्यूटेशन पर फौरी पाबंदी लगाने का फैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान में मुकीम जम्मू कश्मीर के मकामी मिलिटेंट का कोई हिस्सा है। ये भी तजवीज है कि इस तरह फरोख्त या म्यूटेट के तमाम मामलात को कालादम करार दिया जाए। MBBS सीट सेल केस की तहकीकात के दौरान ये मामला मंजर आम पर आया था, जिसकी चार्ज शीट अब पब्लिक डोमेन में है। काफी अरसे से चल रहे फंडिंग के इस तरीक़ेकार को स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दरियाफ्त किया है। दिफाई उमूर के माहिरीन का मानना है कि इस तरह से मिलिटेंसी की फंडिंग की जांच NIA से कराने की जरूरत है। जिस हिसाब से ये अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लगा है कि जो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा पाकिस्तान में चला गया टेररिस्ट ट्रेनिंग के लिए और वो अपना यहाँ पे जो है उसकी जो उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वो उसको बेच के वो पैसा जो है यहाँ के जो टेररिस्ट हैं उनको फंड किया जा रहा है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है और इसकी अब पूरी एक तहकीकात करनी चाहिए। NIA को ये इन्वेस्टिगेशन देनी चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर के अलावा और कितने देश के अंदर और कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये साफ दिखता है कि जो टेररिस्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी नापाक हरकतें कर रहे हैं वो हर रोज़ नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं फंडिंग के, क्योंकि जिस हिसाब से हवाला फंडिंग होती थी और जिस हिसाब से ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से फंडिंग होती थी वो सारे रास्ते जो है अब NIA ने इन्वेस्टिगेशन में बंद कर दिए। तो अब उन्होंने ये नया एक सिलसिला शुरू किया है और इसीलिए जितनी जल्दी NIA इसको फिर केस को लेके और इसको सारा का सारा तहकीकात करके पता लगाए उतना ही अच्छा रहे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में मुकीम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक मिलिटेंट फयाज अहमद की जायदाद फरोख्त की गई और हासिल होने वाली रकम को मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल किया गया। हिजबुल मुजाहिदीन ने पाकिस्तान में उसकी जायदाद की कीमत के बराबर रकम फयाज को दे दी थी। श्रीनगर में भी इसी नौयत का एक केस सामने आया है। मकबूजा कश्मीर में रह रहे मिलिटेंट अब्दुल क़य्यूम की 10 मरला जमीन बेच दी गई थी। असल में बटमालू का रहने वाला अब्दुल क़य्यूम 1990 की दहाई में ट्रेनिंग के लिए सरहद पार करके पाकिस्तान चला गया था। इस सिलसिले में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज है।
इसी तरह कुपवाड़ा के मंजूर शाह ने भी ऐसे तरीके से ही अपनी जायदाद बेच दी और तखरीबी कार्रवाइयों के लिए मिलिटेंटों को रकम फराहम की। मंजूर शाह सोशल मीडिया पर बहुत सरगर्म है। वो हकीकतन गलत पाकिस्तानी बयानिए को फैलाने में पेश रहता है। सोपोर से ताल्लुक रखने वाले नजीर लोन उर्फ शबीर इलाही हिजबुल मुजाहिदीन का एक आला कमांडर है और माजिद बसाती उर्फ शाहीन भी सोपोर से ही ताल्लुक रखता है। दोनों जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ऐसी इतलात हैं कि मिलिटेंट अपने रिश्तेदारों से राब्ते में हैं और वो उनके सहूलतकार और मुखबिर बने हुए हैं। इसीलिए ऐसे अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर से गैर मुल्की बरामदात में 5 साल के अंदर 3 गुना इजाफा होगा। ये बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में कही। एलजी ने आज SKICC श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट के एक्सपोर्ट प्लांट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर तिजारत और सनत की मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। ये नया डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान अजला से बराह रास्त मुख्तलिफ मसनूआत के बरामद को फरोग देगा। JKTP और दीगर शोबों के दरमियान जम्मू कश्मीर में बरामदात के फरोग के लिए मुतादिद मफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। इस एक्सपोर्ट प्लान के बारे में तफसीलात पर मुश्तमिल किताब का इजरा भी किया गया। मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने जम्मू कश्मीर से बरामदात को बढ़ाने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर में एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। ख़ास तौर से हैंडीक्राफ्ट, हमारा पेपर मेसी या हार्टिकल्चर का अनेक प्रोड्यूस हैं। पश्मीना है, बसोली पेंटिंग है, हमारा कारपेट है, ढेर सारी संभावनाएं यहाँ हैं। और पिछले 2 वर्षों से हम लोग इस पर काम कर रहे थे भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के। आज हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिटेल प्लान हमने बनाया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के हर जिले से एक्सपोर्ट हो, इसकी कोशिश हम करेंगे। और हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने इसमें मार्गदर्शन नहीं बल्कि बड़ा सहयोग भी हमारा किया है। और एक टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कम 3 गुना एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान को हम यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके तहत जम्मू और कश्मीर के भी जो हमारे 20 अलग अलग जिले हैं, हर जिले के अंदर हमने ऐसे कई, एक बहुत लंबी सूची बनी है। ये पुस्तक जब आप इस कंपाइलेशन को देखेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिन्हें हम अभी बेच नहीं रहे हैं, लेकिन दुनिया के बाजार में इन्हें हम पहुंचा सकते हैं। और बहुत इसमें मेहनत की गई है, बहुत सारा प्रयास मिलकर किया है। JKTPO ने, हमारे DGFT ने और यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज की है। पूरी इंडस्ट्री की एनालिसिस तैयार की है, पूरे हमारी जो एक्सपोर्ट की एनालिसिस है उसको तैयार की है। मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि ये काम आसान नहीं था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ अनासर जम्मू कश्मीर में जारी तरक्की के अमल और खुशहाली से खुश नहीं है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई गलती कर दे और उसके बाद लोग सड़कों पर निकल आए। एलजी का कहना है कि वो ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे। SKICC श्रीनगर में एक इजलास से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मकामी लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सख्त मेहनत कर रहे हैं। G20 सरबराह इजलास के बारे में बोलते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मुजव्वज़ा इजलास के जरिए जम्मू कश्मीर अपनी अजीम रिवायात और सकाफत को जाहिर कर सकेगा और ऐसा करने के लिए एक तारीखी मौका फराहम होगा। विकास तभी हो सकता है जब शांति रहेगी। ये बात जहन में बैठा लीजिए। दुनिया के किसी इलाके में शांति के बिना विकास नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जो कोशिश लगातार कर रहे हैं, उनको ये बात पसंद नहीं है कि यहाँ टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, यहाँ इंडस्ट्री कैसे आ रही है, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर रही है, लोगों के जीवन में बदलाव कैसे हो रहा है। मुझे लगता है कि सभागार में बैठे आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज को भी इसके लिए आगे आना होगा। हमारे सुरक्षा बल निश्चित रूप से लगातार मेहनत से काम कर रहे हैं सामान्य आदमी के जीवन की हिफाजत के लिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, इसी में आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य है। मुझे लगता है कि एक नया जम्मू कश्मीर बनाने में आगे आइए,
और समाज में भी इस तरह की हलचल पैदा करने की जरूरत है। भाई जब तक अमन चैन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, विकास का मंजर हम नहीं देख पाएंगे। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, ये केवल प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। अपनी पार्टी की जानिब से आज कोंबल पामपोर में एक अवामी जलसा मुनक्किद हुआ जिसमें लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की और इस मौके पर पार्टी के दीगर आला और सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। जलसे से खिताब करते हुए पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने और लोगों के एतमाद को बहाल करने पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की ताकत को कमजोर नहीं होने देंगे, बल्कि हम अमन, तरक्की, भाईचारे और रोजगार के साथ रियासत को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की यकसा तरक्की के लिए वादाबंद है और खासकर नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना उनकी पार्टी की तरजीही बुनियादों में से है। के साथ जो लोग हैं हम उनको अवेयर करते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। इसी सिलसिले में अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। हम खुश हैं कि पूरी वादी और पूरे जम्मू में लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मुझे लगता है अल्लाह के फजल से एक बदलाव आएगा, एक नई सरकार वो आएगी जो आवाम के उमंगों के मुताबिक सच बोलेगी और सच से ही सबका भला होगा। इंजीनियर रशीद और बाकी जितने भी लीडर साहिबान बांधे, हम सब की पैरवी करते रहेंगे बहस्ते एक कश्मीरी के। और जो हमारा एक अपना ये है कि जो भी नौजवान बांधे उनको एक बार मौका दिया जाना चाहिए कि वो भी अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जिएँ। जो जिनके खिलाफ FIR हैं या जो थानों में बांधे, मैं LG साहब से अपील करता हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए, उसमें वालिदैन को इंक्लूड किया जाए, इलाके के मुअज्जिन को इंक्लूड किया जाए और इन नौजवानों को नए सिरे से एक ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने कश्मीर में तमाम मंदिरों की तजदीदकारी और कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में बाज़ाबात कारी के लिए सरकार से ठोस पॉलिसियों को अमल में लाने का मुतालबा किया है। मटन के मशहूर सूर्य मंदिर में 32 बरस के वक्फे के बाद महासभा की जानिब से मुनक्किदा सालाना कॉन्फ्रेंस के बाद जिम्मेदारान ने सरकार पर जोर दिया कि इस बात को मुमकिन बनाया जाए कि कश्मीरी पंडितों की रिहाइश को पहले मुमकिन बनाकर तमाम मंदिरों और तीर्थ स्थानों में मजहबी सरगर्मियों को बहाल किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर के अक्सरियती तबके से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बाज़ाबातकारी को यकीनी बनाने के हवाले से भी बात हुई। इससे कबल मुल्क के तमाम तीर्थ स्थानों से आए सरबराहान ने सूर्य मंदिर में ख़ुसूसी पूजा की और शिवलिंगम का अभिषेक भी किया गया। विदित भारत सरकार की योजना है कि कश्मीरी समाज को पुनः वापस घाटी में बसाना है। उस बसाने के पहले सबसे पहले हम लोगों की मांग यह है कि यहाँ पर जो इनके तीर्थ स्थल हैं, इनके जो आस्था के केंद्र हैं, इनके जो पूज्य स्थल हैं, उन स्थलों को पुनर्जीवित किया जाए, उनकी व्यवस्थाएं सुचारू की जाए, उनको सुरक्षित किया जाए, जिससे इनका विश्वास बढ़ेगा। और उसकी पहली शर्त ये है कि जब ये चीज़ सुरक्षित होंगी, उनके आस्था के केंद्र सुरक्षित होंगे, तो वो लोग भी यहाँ पर आने में सहज महसूस करेंगे। अमरनाथ यात्रा में त्रासदी भी हुई, तो भी सब मुस्लिम भाइयों ने मिलकर के और सबके सहयोग से इस समस्या का निदान हुआ। प्राइम मिनिस्टर की योजना के तहत जब यहाँ बसाया गया लोगों को, तो एक एक कमरे में 3-3, 4-4 आदमियों को रखा गया। उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई। फिर जो त्रासदी हुई, जो हत्याकांड हुए, उसके बाद लोगों ने पलायन किया। तो हम ये सरकार से भी कहेंगे कि अगर इनको आपको बसाना है तो सुरक्षा का भी उनको आश्वासन होना चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आप मार्तंड तीर्थ को ही लेके चलो तो कम से कम यहाँ 2-5 हज़ार 6 हज़ार मकान बनाने चाहिए, परंतु ये तभी होगा जब मेजॉरिटी पब्लिक माइनॉरिटी को संरक्षण दे। हम चाहते हैं कि माइग्रेंटों का हौसला बढ़ाए, उनके रिहाइश का इंतजाम करे। और जो हमारे यहाँ पर मंदिर इन्होंने कहा, मतलब हमारे शंकराचार्य ने कहा 318 मंदिर है। आप देखिए हर एक मंदिर बर्बाद है, हर एक मंदिर मिसमार है। हिंदुस्तान में 2 ही जगह सूर्य मंदिर है और ये भी इतना बड़ा मशहूर है। यहाँ पर इन 30 सालों में रोज यहाँ पर प्रोजेक्ट बनते हैं, कभी 10 करोड़, कभी 20 करोड़, कभी 15 करोड़, कभी 50 करोड़, मगर एक पैसा नहीं लगा। यहाँ पर गवर्नर मरमुरो साहब ने 20 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, कहाँ है वो प्रोजेक्ट? आज सुबह जिला पुंछ की सुरनकोट तहसील मरकज पर वाक़ आर्मी की 156 TA बटालियन में जवान इम्तियाज अहमद ने अपने साथियों पर गोलीबारी कर दी, जिसके नतीजे में अबरार अहमद साकिना कालाकोट राजौरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 जवान
मुखासिंग और खलील अहमद जख्मी हो गए हैं। इसी बीच इम्तियाज ने खुद को भी गोली मार ली और उसको नाजुक हालत में एयरलिफ्ट करके आर्मी अस्पताल उधमपुर भेजा गया। इम्तियाज की भी मौत हो गई है। वहीं देर शाम अबरार की लाश को सुरनकोट अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश को अहल खाना के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अबरार के लोगों ने न्यूज 18 से बात करते हुए बेटे के लिए इंसाफ की मांग की है। सिपाही टीए का 156 का अबरार अहमद, साना मोहम्मद कासिम, आर कोटियाँ, कालाकोट, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। ये यहाँ डिप्यूटेड था टाउन कंपनी है यहाँ पे सुरनकोट में। तो इसकी बॉडी हमने रिसीव की है। इसमें बुलेट्स लगी हैं इसको चेस्ट में, बैक में और अप डाउन में। तो मेरा बेटा का सुबह 5:20 में मेरे बच्चे का जो था इसमें टीए में था, तो वहाँ पे मारा गया। तो मारा भी सोया हुआ दूसरे साथी ने क्यों मारा गया, किस वजह से, मैं इंसाफ कराने का चाहता हूँ। और इस वक्त तक मुझे कोई आर्मी, अफसोस ये है कि कहते हैं कि आर्मी बड़ी इंसाफ पसंद है, और ना इंसाफ इतनी देखी है कि मुझे इस वक्त तक कोई अफसर नहीं, क्योंकि मैंने बेटा पढ़ा के आर्मी के हवाले किया था, देश की सेवा करने के लिए, ये नहीं कि बेड के ऊपर उसको सोया होकर मारने के लिए नहीं था। आज सुबह पुंछ के सुरनकोट में आर्मी की 156 टीए बटालियन के अंदर गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। और मिली जानकारी के अनुसार टीए के एक जवान ने अपने साथियों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 3 जवान जो हैं बुरी तरह जख्मी हो गए और 1 जवान की मौत हो गई। इस घटना के बाद जो घायल जवान थे उन्हें आर्मी के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से एक की हालत नाजुक देखते हुए उसे उधमपुर भेजा गया। बताया जा रहा है कि ये जो गोलीबारी है कैंप के अंदर हुई है, लेकिन इसका अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि गोलीबारी के पीछे वजह क्या है, और आर्मी इसकी तफ्तीश कर रही है। अभी तक ये जो है साफ हो पाया कि एक ही जवान की जो मौत हुई है, जबकि दूसरे की हालत जो है उधमपुर में अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। मुनीश शर्मा, न्यूज 18, उधमपुर, सुरनकोट, पुंछ। बांडीपुरा में शोबे सेहत को फरोग देने के लिए इंतजामिया मुख्तलिफ इकदाम कर रही है और बहुत जल्द बांडीपुरा में एक अहम सयाती मकाम के तौर पर उभरेगा। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में महकमे सयाहत के सेक्रेटरी की सदारत में एक आला सतही की जायजा मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए सरमद हफीज का कहना था कि डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद की क़यादत में बांडीपुरा तामीर और तरक्की में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। मीटिंग में डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर GN एतू, SSP बांडीपुरा मोहम्मद जाहिद, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद, DDC चेयरमैन अब्दुल गनी, वाइस चेयरपर्सन कौसर शफीक, जिला और सिक्योरिटी अफसरान, BD चेयरमैन और दूसरे पंचायती नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग से पहले सरमद हफीज ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया और तरक्की पसंद किसानों, खवातीन और दूसरे लोगों में तौसीफी असनाद, मशीनरी और दूसरा साजो सामान तकसीम किया। कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि इतने खूबसूरत एरियाज़ हैं जो श्रीनगर सिटी से भी इतने नज़दीक हैं, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी इतने नज़दीक हैं और इतने खूबसूरत हैं कि यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है हम यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ क्रिएट करें। तो ये प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं और आप देखेंगे इन फ्यूचर इट विल बी वन ऑफ आवर मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बहुत खुशी हुई देख के कि बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम हो रहा है अंडर द डिप्टी कमिश्नर्स लीडरशिप, और एक जनरल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है लोगों में। जो लोगों के प्रॉब्लम्स या डिमांड्स थे वो भी मेरी नोटिस में उन्होंने लाए और हमने श्योर किया कि हम वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी दूर करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सेब और दीगर मेवाजात के इब्तिदा में आ जाने वाले फलों से सोपोर की फ्रूट मंडी इन दिनों भरी हुई है। एशिया की इस दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी में कारोबार तेज हो गया है। फलों के डब्बों से लदी कई ट्रक रवाना हो रही हैं। मंडी से मुल्क भर के मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों के लिए रवाना की जा रही हैं। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने बताया कि इब्तिदा में उन्हें नेशनल हाईवे पर ट्रकों की आसानी से नकलो हरकत के हवाले से मसाइल का सामना रहा, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा की काविशों से बरवक्त मसले का हल निकल गया। फलों के कारोबार को मुतासर करने वाले तमाम मसाइल को दूर करने के अलावा मंडी में हमवार तरीके से कारोबार के लिए इक़दामात करने का उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। फयाज मलिक का कहना है कि 70% लोग रास्त या बिलवास्ता मेवा सनत से जुड़े हुए हैं और पढ़े लिखे सैकड़ों बेरोजगार नौजवान फलों के कारोबार से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लिहाजा फ्रूट मंडी सोपोर की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हर मुतल्लिका महकमे को तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी जाए। फयाज मलिक ने मेवा काश्तकारों पर भी जोर दिया कि वो सेब की ग्रेडिंग पर तवज्जो दे ताकि मसाबकत का सामना किया जा सके। जो बैकबोन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, हमारी जो मंडी है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है इस टाइम, और करीबन 15-20 दिन से कंटिन्यूसली यहाँ से जो अर्ली वैराइटीज़ का सीज़न शुरू हो चुका है। बीच में जो नेशनल हाईवे का इशू था, लेकिन एलजी साहब की मुदाखलत के वो मसला हल हो गया और टाइम से हमारी जो गाड़ियां हैं वो रास्ते से निकल जाते हैं। और हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि उस पर अमल दरामद होना चाहिए ताकि हमारी गाड़ी को ना रोका जाए। और हमारे यहाँ अर्ली वैराइटीज़ बहुत होती है, खासकर नॉर्थ कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, बांडीपोरा हो, और भी सेंट्रल कश्मीर से भी और भी आते हैं। अभी जो हम बाहर के भी कस्टमर यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट से अपील होगी कि वो इस फ्रूट इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दें। और दूसरी बात मैं साथ साथ अपने ग्रोवरों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो ग्रेडिंग की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आगे कंपटीशन है, हमारा शिमला के साथ कंपटीशन है, उत्तराखंड के साथ कंपटीशन है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर खराब मौसम और बारिशों के बाद सुबह के वक्त पंथियाल बैटरी चश्मा और कैफेटेरिया मोड़ के पास मिट्टी के तोदे गिरने के बाद शाहराह को तरजीहाती बुनियादों पर बहाल किया गया। उसके बाद अमरनाथ यात्रा को वादी की जानिब रवाना किया गया। वहीं वापस आने वाली यात्रा भी रामबन से जम्मू की जानिब बिना किसी रुकावट के दिन भर चलती रही। वहीं सिविलियन ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक कौमी शाहराह पर चलता रहा। ताहम कई मकामात पर एकतरफा सड़क होने से ट्रैफिक जाम भी लगा। जिला रामबन में कल से जारी बारिशों का सिलसिला आज बाद दोपहर से रुक गया है। कई मकामात पर पत्थरों और पस्सियों के गिर आने के बावजूद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बगैर किसी खलल के जारी रही और यात्रा और दीगर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलता रहा। आज 16वें काफिले में जम्मू से छोड़ी गई अमरनाथ यात्रा की गाड़ियां बानिहाल के लांबर ग्राउंड में मुख्तसर क़याम के बाद बालतल और पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा यकतरफा की तरफ
आगे के सफर पर रवाना कर दी गई, जबकि पहलगाम और बालदा से वापस आए यात्री भी खुश असलूबी के साथ जम्मू की तरफ रवाना कर दिए गए। वाज़ेह की गुज़िश्ता रात से उधमपुर, रामबन और बानिहाल के सेक्टर में बारिशों की वजह से शाहरा, रामबन और बानिहाल के सेक्टर में कई मकामात पर पत्थरों और मलबे के गिर जाने की वजह से बंद हो गई थी। ताहम जुम्मे की सुबह शाहरा को दोबारा बहाल किया गया और 220 छोटी बड़ी मुसाफिर बरदार गाड़ियों में सवार 5000 से ज्यादा अमरनाथ यात्रियों को चंद्रकोट से आगे वादी कश्मीर की तरफ बढ़ने की इजाजत दी गई। पुंछ के मेंढर ब्लॉक में गुज़िश्ता 40 रोज से बीडीओ की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, जिससे अवाम और पंचायती नुमाइंदों को मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक जिले के सबसे बड़े ब्लॉक की अगर यह हालत है तो तरक्याती कामों के दावे क्या कुछ होंगे। मकामी लोगों ने मेंढर में जल्द अज जल्द बीडीओ की तकर्री का मुतालबा किया है। जो पिछले कई दहाइयों से जब से यहाँ सरकार नहीं है, हर 2 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद बीडीओ यहाँ से मेंढर ब्लॉक जो हमारी स्टेट का सबसे बड़ा ब्लॉक है, इसमें को हर बीडीओ को 3 महीने के बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, हर क्या वजह है, हमारे लोगों को क्या कसूर है। मैं एज ए प्रेसिडेंट लेबर यूनियन मेंढर या सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि फौरन जो हमारी ये वैकेंट जो पोस्ट है बीडीओ की है, ये आसामी खाली पड़ी है, इसको जो इसको यहाँ कोई बीडीओ भेजा जाए। रामबन में पॉलिथीन मुखालिफ मुहिम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में बायोडिग्रेडेबल लिफाफे अवाम में तकसीम किए गए। ज़राअत तरक्याती कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने पॉलिथीन के मुज़र असरात को लेकर अवाम में बेदारी मुहिम की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि हमें मामूल की जिंदगी में पॉलिथीन से इज्तनाब करना होगा ताकि माहौलियात को पहुंच रहे नुकसान से बचा जा सके और बायोडिग्रेडेबल लिफाफों के इस्तेमाल को आम करने की भी अपील की। उन्होंने मजीद कहा कि जो पॉलिथीन का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से जारी रखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस महीने की शुरुआत में सिंगल यूज जो प्लास्टिक आइटम्स हैं उन पे बैन लगाई है। दी ऑब्जेक्टिव इज कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लोगों की सेहत को जो है उसको सेफगार्ड करने के लिए वी हैव टू प्रमोट यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो उसी की जो मुहिम हमने आज से शुरू की है यहाँ पर अंडर द एगिस ऑफ द डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर सियासी लीडर और साबिक कानून साज शेख इशफाक जब्बार ने जिला गांदरबल के पतीर मकाम पर कारकुनों की मीटिंग की। मुलाकात के दौरान पीने के पानी, सेहत, बिजली और समाजी बहबूद के इक़दाम से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और इस मौके पर कारकुनों ने मकामी लोगों को दरपेश मुतअद्दिद मसाइल को उजागर किया। ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ कई मसाइल जो आम लोगों को तकलीफ का बाइस बन रहे हैं शेख इशफाक जब्बार के इल्म में लाए गए। जब्बार ने अपनी तकरीर में ज़मीनी सतह पर पार्टी की मजबूती पर जोर दिया। इजलास का बुनियादी मकसद कारकुनों को तैयार करना था। वहीं डोडा में डीडीसी चेयरमैन के इंतखाब के दौरान एक गैर बीजेपी डीडीसी मेंबर ने बीजेपी के हक में क्रॉस वोट किया था। कांग्रेस पार्टी की इंक्वायरी टीम ने पाया कि घाट हल्के से डीडीसी मेंबर रियाज अहमद की शरीक हयात गुलशन आरा ने बीजेपी की हिमायत की थी। इंक्वायरी कमेटी ने डोडा में पार्टी के अहदेदारों और कई सीनियर कारकुनों से मुलाकात करके जानकारी हासिल की थी, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे डीडीसी चेयरमैन के इंतखाब में बीजेपी के पास 8 वोट थे और गुलशन आरा का 1 वोट हासिल करके बीजेपी ने को कुल 9 वोट मिले थे। 1 हफ्ते के अंदर जांच करके कमेटी ने मजीद दरकार कार्रवाई के लिए रिपोर्ट पेश कर दी है। इस ज़मन में न्यूज़ 18 को आज अपने ज़राए से एक और सनसनीखेज खत मिला है और इस खत में ये जिक्र किया गया है कि इंक्वायरी कमेटी ने इंतखाबात के दौरान बीजेपी के हक में एक गैर बीजेपी डीडीसी की क्रॉस वोटिंग की गहराई से जांच की गई है। बांडीपुरा में कल रात देर गए पेटकोट इलाके में रीछ ने एक बुजुर्ग शहरी पर हमला करके उसे हलाक कर दिया। कहा जा रहा है कि कोयल मकाम हापुतनार गांव से ताल्लुक रखने वाला 60 साल का मोहम्मद शफी जंगल में मवेशी चरा रहा था, जिस दौरान रीछ ने उस पर हमला कर दिया। मोहम्मद शफी की लाश आज जूं ही उसके घर पहुंचाई गई तो वहां सफे मातम बिछ गई। लोगों ने महलूक शहरी के अफराद खाना को रिलीफ देने की डीसी बांडीपुरा से मुतालबा किया है। बहुत ही गरीब इंसान था बेचारा, अपने माल में रेश लेके गया था ऊपर, तो उसी वजह से रेश के हमले में ये हलाक हुआ है। अब हमारी गवर्नमेंट इंतजामिया से ये गुजारिश है कि वो इसकी भरपूर इसकी मामलत करें और खुसूसी तौर डीसी बांडीपुरा से हम गुजारिश करते हैं, बहुत ही गरीब इंसान है ये, इसको कुछ रिलीफ दिया जाए।
भलीसा के चंसार इलाके में 2 रोजा चंडी माता की यात्रा का कामयाबी से इनेकाद किया गया। ये यात्रा कदीम तरीन यात्रियों में से एक है, लेकिन हुकूमत की नजरों से हमेशा ओझल रही है। सनातन धर्म सभा चंसार भलीसा के लोगों ने हुकूमत से अपील की कि कई सालों से इस मकाम पर यात्रा जारी है, लेकिन आज तक इस जगह पर पानी का कोई इंतजाम नहीं है। कई किलोमीटर दूर से घोड़ों के जरिए इस मकाम तक सफर किया जाता है। लोगों ने हुकूमत से तवज्जो देने की अपील भी की। जोश है, बहुत प्यार है और श्रद्धा है। ये माता में बड़ी शक्ति है, इस जगह में बहुत ताकत है। मतलब इस माता में इतनी शक्ति है कि लोग भाग भाग के कहीं दूर, देखिए हम खुद जम्मू से आए हैं, ये इसकी सिर्फ श्रद्धा है। लद्दाख में दलाई लामा का वालहाना इस्तकबाल किया गया। अकीदतमंद बड़ी तादाद में खैर मकदम के लिए जमा थे। हजारों मकामी और गैर मकामी लोग हाथों में खटक लेकर 11 किलोमीटर तक ठहरे हुए थे। कोविड के बाद पहली बार दलाई लामा धर्मशाला से बाहर निकले हैं। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थक्से रिनपोचे की ख्वाहिश और दरख्वास्त पर वो यहाँ आए हैं। केबीआर एयरपोर्ट से जिवित्सल फुतांग शे तक अकीदतमंद तकद्दुस और एहतराम के लिए दलाई लामा की दुआ लेने खड़े रहे। बडगाम में बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला गया है। दरअसल प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग महकमे जल शक्ति की अराजी में है और वहां अब वाटर टैंक के लिए काम शुरू किया गया है। अब बच्चों के सर से स्कूल की छत छिन गई है। पेश है हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट। इंसाफ के नारे और अपना हक मांगते ये मासूम अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब ये बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अब उनका स्कूल बंद हो चुका है। क्योंकि स्कूल महकमा जल शक्ति की जमीन पर चलाया जा रहा था, तो ऐसे में महकमे ने स्कूल को हटाकर वाटर टैंक बनाने का काम शुरू कर दिया है। मकामी लोगों का कहना है कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से वाटर टैंक दूसरी जगह मुंतकिल करने की हिदायत भी है, मगर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। यही बिल्डिंग दी थी, अब ये भी बंद की गई। यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन लगाई है, कुछ टैंक बना रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये ज़मीन दी गई थी, PHE वालों की ज़मीन थी, उन्होंने दिया था पढ़ने के लिए बच्चों को। इतनी गंदी तो दी थी, अब इसको भी ले रहे हैं। जो कि हमारा अपना स्कूल है, यहाँ अब पढ़ने नहीं देते। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मेरे ख्याल से DC साहब है, क्योंकि 3-4 बार हम DC साहब के पास गए। DC साहब ने खुद ये बिल्डिंग रिकवर किया है। DC साहब ने ये बिल्डिंग दी, PHE वालों की बिल्डिंग थी, क्योंकि इस वक्त PHE वालों को 1 कनाल ज़मीन हमारे गांव में मैसर है, फिर भी वो छोड़ के यहाँ पर टैंकी बना रहे हैं। असातिज़ा भी काफी परेशान हैं। वो भी बाहर सड़क पर बैठे हैं और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काफी परेशान हैं। असातिज़ा का कहना है कि उन्होंने अपनी हायर अथॉरिटी तक बात पहुंचाई है और अब वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला लिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि वाज़े एडवाइजरी के बाद भी काम जारी है और बच्चे ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ बच्चे नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा इस गड्ढे में गिर जाएगा तो फिर डिपार्टमेंट को भी जवाब देना है और घर वालों को भी जवाब देना है और अपने ज़मीर को भी। इसलिए और इन्होंने कहा कि ये स्कूल का है ही नहीं, तो ये PHE का कुछ है, ये आपस का मामला है, हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमें इन्होंने लिख कर भी दिया था DC साहब ने भी, लेकिन पता नहीं है इसका क्या मामला है। उधर महकमे तालीम बडगाम के CEO ने यकीन दिलाया है कि वो इस मामले को संजीदगी से देखेंगे और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। वहाँ पर उनका एक अरेंजमेंट है इस वक्त इन प्लेस, जहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके लिए हमने डिपार्टमेंट ने एक अच्छा जैसा स्कूल प्रपोज किया है, हमने प्लान किया और वो स्कूल जो होगा तमाम उसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ होगी वो पूरी। अभी तक ये मामला दरपेश आया ही नहीं था। ये जो OH टैंकीज़ का जो प्लान आ गया वो इस साल का है। जो हमारा ये करंट जो फिजिकल हमारा चल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर में चल रहा है, उसका उसी में आ गया, तो अब अभी तक नॉन इशू था ये। और जो वहाँ पर हमने उनके साथ ताउन भी किया था, जो एक्चुअली जो बिल्डिंग वहाँ पर है उन्हीं से ले ली थी, जल जीवन मिशन की ही बिल्डिंग है, तो हमारे हवाले वो किए। तो हमें बच्चों को और उनके वालिदैन को हमको घबराने की ज़रूरत नहीं, उनके साथ है। इंशाल्लाह मैं कल इंशाल्लाह खुद जाऊँगा वहाँ पर। इंतजामिया ने काफी लापरवाही का मुजाहिरा किया है। अगर स्कूल की बिल्डिंग PHE की अराजी पर थी तो इंतजामिया को पहले बच्चों के स्कूल के बारे में सोचना था और फिर काम शुरू करना चाहिए था।
अब जबकि बच्चे तालीम की प्यास को लेकर स्कूल पहुंच रहे हैं, तो देखना होगा महकमे जल शक्ति उनकी प्यास बुझाने के लिए क्या रास्ता तलाश करता है। एक तरफ जहां इंतजामिया लगातार ये दावे कर रही है कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो काम कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो जमीनी सतह है वो काफी मुख्तलिफ है। बडगाम का बिकमनार इलाका है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए एक बिल्डिंग दी गई थी, लेकिन आज वो बिल्डिंग महकमा PHE इस्तेमाल कर रहा है और बच्चों को बाहर धकेला गया है। अब लोग लगातार यही अपील कर रहे हैं कि जिला इंतजामिया से इन बच्चों की तरफ तवज्जो दी जाए और इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए स्कूल का इंतजाम किया जाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल राजपुरा के बच्चों ने स्कूल की इमारत कॉलेज को देने और स्कूल को दूसरी सरकारी इमारत में मुंतकिल करने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चे स्कूल आए। इमारत में BSF के एहलकार थे जो बच्चे सड़क पर निकल आए और मंडी पुंछ रोड ब्लॉक कर दी। SHO और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर बच्चों से बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि उनका मसला हल किया जाएगा और ट्रैफिक को बहाल किया गया। 3 साल से बाद स्कूल खुले थे, तो हम जब यहाँ आए थे यहाँ कॉलेज वाले घुस गए थे, हमें ऊपर दिया था। तो अब 10 दिन की छुट्टियाँ पड़ी है तो हमें आर्मी वाले घुस गए, वहाँ जगह नहीं है, खाली 2 रूम है, वहाँ 8th और 7th बैठेंगे या बाकी स्टूडेंट बैठेंगे। हमें यही स्कूल चाहिए जहाँ हम 3 साल से पहले पढ़ रहे। आज सर ये बच्चे आज 2-3-4 साल से परेशान हैं। कभी बच्चों को उधर ले जाया जाता है, कभी उधर, वहाँ पर भी बिल्डिंग नहीं है। असली बिल्डिंग जो है बच्चों की यही मिडिल स्कूल है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे। अब उसके बाद पार्ट टाइम भी कहा था कि जब तक कॉलेज का शेड बनेगा तब आप अपनी बिल्डिंग दीजिए। तो कॉलेज के शेड बनने में आज 4 साल गुजर गए। जिला उधमपुर में दिए खित्तों के तलबा और तालिबात ने वसाइल की कमी के बावजूद JK बोस के नतीजों में अच्छा मुजाहरा किया है। रामनगर में गवर्नमेंट हाई स्कूल बधूले की रितिका शर्मा ने शानदार कामयाबी हासिल की है। उसने 10वीं जमात के इम्तिहान में 99.8% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। रितिका ने 500 में से 499 नंबर हासिल करके टॉप किया है। गरीब घराने की रितिका जम्मू के समर जोन की टॉपर बन चुकी है। रितिका के वालिद PWD डिपार्टमेंट में डेलीवेटर का काम करते हैं। रितिका ने सरकारी स्कूलों के टीचरों की मेहनत को सराहा है। कल जी 10th का जो रिजल्ट आउट हुआ है तो जी एक बड़ा खुशी का माहौल है, हमारे स्कूल में है, हमारे गांव में है। बच्चे जो हमारे स्कूल के हैं जहां 200 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी खुश हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल से भी जो है ये पोजीशन आ सकती है। मैंने 499 मार्क्स अचीव किए हैं तो मुझे इस पर बहुत खुशी है और मेरे पेरेंट्स को भी, मेरे सभी रिलेटिव्स को भी बहुत खुशी है, मेरे टीचर्स सभी, उनको सभी को बहुत खुशी है इस पर। सावा के रामगढ़ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल GHO ब्रह्मना के बच्चों ने 10वीं क्लास में शानदार मुजाहरा किया है। स्कूल पहुंचकर कामयाब तलबा तालिबात ने मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर बच्चों ने अपने वालिदैन और असातिज़ा के ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो मैं ये क्रेडिट अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज मैं इस लेवल पर तक पहुँची हूँ। अगर वो मुझे नहीं पढ़ाते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। सबसे पहले तो वही है जो सब है, और बाद में इतना अच्छा स्कूल है, यहाँ के प्रिंसिपल मैम, चाहे वो एक्टिविटी हो चाहे वो स्कूल का काम हो, हर एक में नंबर 1 है। मुश्किल तो बहुत रही क्योंकि कोविड के टाइम पर भी पढ़ाई वगैरह कम होती थी। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स ने हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। वो हमें हर टाइम कहते थे कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत है तो आप हमें कभी भी फ़ोन करो। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। तो सर बहुत रही थी, जैसे ऑनलाइन स्टडी में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। हमारे जैसे रामगढ़ ज़िला है जहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन टीचरों ने हमारी बहुत हेल्प की। बहुत दूर स्कूल है, गांव का स्कूल है, उसके बावजूद मेरे स्कूल के बच्चों ने एक तो यहाँ पे पोजीशंस आई हैं A1 जिसको हम कहते हैं, और साथ में 26 डिस्टिंक्शंस आई हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गांव में इतनी मुश्किलों के बावजूद यहाँ के पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया। मेरा स्टाफ A1 है, बहुत ही अच्छा स्टाफ है। मैं नहीं मानती जितना मेरा डेडिकेटेड स्टाफ है इतना शायद कहीं और मिलेगा। कल जम्मू कश्मीर बोर्ड ने 10वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया, जिसमें खोड रीजन की भारती शर्मा ने 500 में 498 नंबर हासिल करके अपने वालिदैन और स्कूल का नाम रोशन किया है। इस दौरान भारती शर्मा को उनके स्कूल में एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर भारती शर्मा ने अपने असातिज़ा और वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज अगर वो इतने नंबर हासिल करने में कामयाब हुई
तो ये उनके असातिज़ा और वालिदैन की मेहनत का नतीजा है। मेरा ये मानना है कि आज यहाँ स्कूल ने मुझे सम्मानित किया, ये प्राइज़ दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये मेरी मेहनत तो थी, लेकिन मेरे टीचर्स का फुल सपोर्ट था। मैं अपने सभी टीचर्स, पेरेंट्स को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। हमारे स्कूल का नाम और इस इलाके को रोशन करने के लिए सारे बच्चे खड़ी मेहनत किया। खासकर भारती शर्मा ने 99.6% लेके इस क्षेत्र का, इस स्कूल का, अपने माँ बाप का, टीचर्स का नाम रोशन किया है। कठुआ के चढ़वाल में बकरवाल खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली समीरा शकील ने 10वीं जमात में 500 में से 496 नंबरात हासिल करके अपने समाज का नाम रोशन किया है। समीरा के घर में खुशी का माहौल है। समीरा ने अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और अपने वालिदैन और असातिज़ा का शुक्रिया भी किया। 99.2% लिए। इसका क्रेडिट है मेरे प्रिंसिपल सर को और मेरे पेरेंट्स को, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मेरे टीचर्स को, जिन्होंने हमें टाइम पे हमारा सिलेबस कवर किया, हमारे रेगुलर टेस्ट हुए, रिवीजन अच्छे से हुई, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। इन फ्यूचर में मैं MBBS करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं खुद नहीं पढ़ी, मेरी बेटी ने खुशी पूरी कर। हाँ, चाहते आगे पढ़ के डॉक्टर की शौक है, बेटियों को पढ़ाना ज़्यादा। सारे चाहते हैं जी सारे ने बच्चियाँ पढ़ी जाए, सारे की खुशी पूरी हो जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ उर्दू के जो बारिश में यहाँ पे पहुँचे। सर बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारी कम्युनिटी में डिस्ट्रिक्ट कठुआ लेवल पे पहली दफ़ा ST कम्युनिटी की हमारी जो टॉप आई। इधर यहाँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग थे और यहाँ पे भी रहते हैं, तो इसने फ़ोन किया तो इसने बोला बेटी ऐसे ऐसे पास हो गई, 99% नंबर लिए। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उसी चीज़ वहीं से निकल पड़ा। मैं तो अनंतनाग से निकला, तो आज मैं पहुँचा यहाँ पे। ये तो हमारी बहुत फ़ख्र की बात है कि आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में किसी ऐसे ST बच्चे ने, किसी ने टॉपर। करगिल विजय मशाल, जिसे फौज के शुमाली कमान हेडक्वार्टर उधमपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, आज वादी गुरेज पहुंची और बहुत धूमधाम के साथ एक बड़े इज्तिमा में उसका इस्तकबाल किया गया। मशाल को कमांडिंग ऑफिसर ने वानपुरा पुल पर इस्तकबाल किया, जिसके बाद एक रैली निकाली गई जिसमें मिलिट्री बैंड, NCC, स्कूली तलबा, मकामी लोग, सिविल इंतजामिया के अफसरान, JKP, CISF समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। जंगी यादगार पर तमाम शुरका और मौजूदीन की तरफ से मुकम्मल फौजी एजाज के साथ फूलों की चादर चढ़ाई गई, जिसके बाद बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल दावर में फौज की जानिब से इस अहम मौके को मनाने के लिए एक रंगारंग सकाफती और हुब्बुल वतनी का त्यौहार मुनक्किद किया गया। ये देखिए, जैसे आपको पता है कि आज कारगिल विजय दिवस की जो मशाल थी वो गुरेज आई थी, दावर आई थी, तो इसके कनेक्शन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी की तरफ से, जिसमें हमने मशाल को रिसीव किया। उसको मार्च ऑन पास्ट में दावर वार मेमोरियल जो वहाँ रीथ लेइंग सेरेमनी भी होगी। सब जितने भी वार वेटरन्स हैं, कारगिल वार वेटरन्स हैं, 71 वार वेटरन्स हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी की, उसके बाद एक यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था। ये लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे किया था और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज भी। सिविलियंस की तरफ से जैसे आप देख रहे हो कि बिल्कुल सबका सपोर्ट है, सब लोग यहाँ आए हैं, स्कूल्स के बच्चे हैं, इन परफॉर्म भी कर रहे हैं कुछ कल्चरल इवेंट्स में। जितने भी वार वेटरन्स हैं या एक्स सर्विसमैन हैं या जनरल पब्लिक जो है, उनका बड़ा इसमें। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के गांव सुखी मैदान में मौजूद हजरत साई सुखी सरवर शाह के आस्थाने पर सालाना उर्स और मेले का इनकाद अमल में आया। सैकड़ों की तादाद में मज़ार पर ज़ायरीन ने हाजिरी दी और इस मौके पर गांव के रिवायती खेल भी खेले गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त भी किए गए थे। करगिल के ICDS प्रोग्राम ऑफिसर इम्तियाज काचू ने तमिल कॉलोनी में आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा किया और इस दौरान बच्चों ने हिंदी, अंग्रेजी और पोर्गी में नज़में गाईं। लद्दाख यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के अलावा नए इजाफी ओहदे की जिम्मेदारी काचू बखूबी निभा रहे हैं। मजीद ये कि उन्होंने सेंटर को फाल बनाने में दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का नोटिस लिया। परवीन अख्तर, CDP और करगिल और दीगर हुकाम भी उनके हमरा थे। एक फलाही तंजीम ने पुंछ के LOC पर वाक़े शाहपुर गांव में गरीब खानदान की बच्ची की शादी का खर्च उठाते हुए पूरे रस्म रिवाज से शादी कराई। इस पर दुल्हन के वालिदैन और इलाके के लोगों ने फलाही तंजीम का शुक्रिया अदा किया।
पुंछ सिटी के पुलिस स्टेशन में थाना दिवस का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर SHO और SSP पुंछ ने लोगों की शिकायतों को सुना और मौके पर इसका निपटारा किया। लद्दाख में दलाई लामा का वालहाना इस्तकबाल किया गया। अकीदतमंद बड़ी तादाद में खैर मकदम के लिए जमा थे। हजारों मकामी और गैर मकामी लोग 11 किलोमीटर तक ठहरे हुए थे। कोविड के बाद पहली बार दलाई लामा धर्मशाला से बाहर निकले हैं। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थुक्से रेनपोचे की ख्वाहिश और दरख्वास्त पर वो यहां आए हैं। KBR एयरपोर्ट से जिवित्सल फुतांग शे तक अकीदतमंद तक़द्दुस और एहतराम के लिए दलाई लामा की दुआ लेने खड़े रहे। तकरीबन 1 महीने के विजिट के लिए, स्टे के लिए लद्दाख तशरीफ लाए जम्मू से। तो उस मौके पर जैसे दिल खोल के लद्दाख के जितने भी निवासी है उन्होंने उनका स्वागत किया। उसको देखते हुए हिज होलीनेस को बहुत, उन्होंने खुद कहा कि आई एम टच बाई दिस शो ऑफ दिस तकवा, सबसे डिवोशन। तो उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि उनके स्टे के दौरान, हालांकि उन्होंने ये फरमाया कि उनका स्टे तकरीबन महीने के लिए है। तो हालात को देखते हुए और उनकी सेहत को देखते हुए, क्योंकि उनको थोड़ी सी घुटने में तकलीफ है और कुछ और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा अगर सब कुछ साजगार रहा तो स्टे एक्सटेंड भी हो सकता है। तो नाज़रीन, बुलेटिन